दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट। और इस पार्ट में हम अगेन जो आपके पास गॉस लॉ है उसका कुछ एप्लीकेशन देखेंगे और फिर हम इस क्लास में पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का वो है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपके पास एक इन्फानाइट वायर है जिसके ऊपर लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है 2k लैम्डा बाय आर, यानी कि डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे 2k लैम्डा बाय आर। अब यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे हम इसके ऊपर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये जो चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस वायर पे, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि तभी हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस जो है, एक प्रॉपर गॉसियन सरफेस डिजाइन कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम जो गॉस थ्योरम है, इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूज कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट इसलिए जरूरी है क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी हम गॉस थ्योरम जो है अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। डन। सो विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। क्योंकि अगर एक फाइनाइट वायर होगा, एक गिवन लेंथ का वायर होगा, तो उसके लिए हम गॉसियन सरफेस जो है वो अप्लाई, वो डिजाइन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इनफाइनाइट वायर होना चाहिए, तभी हम गॉसियन सरफेस अप्लाई करेंगे और फिर गॉस थ्योरम अप्लाई करके एक इनफाइनाइट वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर, दैट इज 2k लैम्डा अपॉन आर, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डन। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक इनफाइनाइट वायर है और इस P पॉइंट पे एक चार्ज है Q नॉट। तो आपको बताना है इस Q नॉट पे कितना फोर्स लगेगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। डन। अच्छा देखिए, फोर्स क्यों लगेगा इस चार्ज पे? क्योंकि ये जो इनफाइनाइट वायर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा आर डिस्टेंस पे, और आर डिस्टेंस पे ही आपके पास इस P पॉइंट पे Q नॉट चार्ज रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से इस चार्ज पे फोर्स लगेगा और उस फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। चार्ज लेंगे Q नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर होगा 2k लैम्डा अपॉन आर, तो वो वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। अब आप देखिए, आपके पास दो इनफाइनाइट वायर है, एक पे लैम्डा 1 चार्ज डेंसिटी, दूसरे पे लैम्डा 2 चार्ज डेंसिटी, और आपसे पूछा है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर, तो आपसे पूछा है फोर्स पर यूनिट लेंथ बताना है। यानी कि यहां पे एक छोटा सा लेंथ कंसीडर करेंगे डीएल, इस पे चार्ज होगा डीक्यू, तो इस पे आपको निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि इस डीएल लेंथ पे। डन। वो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। इस पे फोर्स, इस छोटे से लेंथ पे जिसका चार्ज डीक्यू है, इस पे फोर्स कौन लगाएगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यही लगाएगा। तो यानी कि चार्ज है आपके पास डीक्यू, उस पे लगना है फोर्स, लैम्डा 2 है तो इस पे F2 लिख देते हैं, और इस पे फोर्स कौन लगाएगा? इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1। तो इस फोर्स पर यूनिट लेंथ दो वायर में कॉन्सेप्ट ही यही है कि किस पे फोर्स लगाना है, किसके कारण लगाना है और कितना लगाना है, बस यही समझना है। तो यहां से F2 लिखेंगे। देखिए, dq को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है लैम्डा होता है चार्ज अपॉन लेंथ, क्योंकि लैम्डा है तो चार्ज अपॉन लेंथ बोलेंगे, तो यानी कि चार्ज को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू लेंथ, और इसका लैम्डा कितना होगा, लैम्डा 2 के बराबर, लेंथ है डीएल, और इवन इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि 2k लैम्डा 1 अपॉन आर, लैम्डा 1 इसका है चार्ज डेंसिटी। डन। तो यहां से देखिए, आप डीएल को नीचे लेके आइए, डीएल को नीचे लेके आइएगा तो आपके पास आ गया 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन आर, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये आ जाएगा 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन आर। समझ में आया? तो ये आपके पास फॉर्मूला है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो एक यूनिट लेंथ के लिए इतना है। डन। तो अगर आपसे पूछेगा 5 मीटर में, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल का सेक्शन। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए। देखिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल किसके लिए डिफाइन करते हैं। देखिए, आप पहले भी फिजिक्स में पढ़ चुके हैं
कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है Gm1m2/r, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है, और जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसी का हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे। सो एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे आपको पता है स्प्रिंग फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं हाफ kx²। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं gmgh। डन। और फिर कूलम्बिक फोर्स जो है ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और अगर कूलम्बिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे वो होगा kq1q2/r। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जो उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लीजिए कि आपके पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को इस हाइट पे ले जाना है, तो मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं, या तो सीधा ले जाइए या कई कई सारे रास्ते हो सकते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसी तरीके से हम कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करते हैं। डन। तो इस तीनों पाथ में जो वर्क डन होगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन करना पड़ रहा है, हम अगेंस्ट द ग्रेविटी ले जा रहे हैं, तो ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन इन ऑल दीज थ्री केसेस विल बी सेम। So since Coulombic force is a conservative force, therefore potential energy is defined. कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है कि ऐसा फोर्सेस whose work done do not depend on path। और आप पहले से पढ़ के आ चुके हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन आता है इट इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो कूलम्बिक फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, kq1q2/r। तो क्या होगा, kq1q2/r। अब इसका डेरिवेशन देखिए, डेरिवेशन बहुत सिंपल सा डेरिवेशन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि मे बी देयर में भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है डेरिवेशन पे। सो पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव, पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिए फोर्स में आता है r², पर पोटेंशियल एनर्जी में नीचे सिर्फ r है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फिक्स चार्ज रखते हैं q1, और इसमें r1 डिस्टेंस पे एक चार्ज है q2। अब इस q2 चार्ज को a पॉइंट से b पॉइंट पे लाना चाहते हैं, यानी कि फिक्स चार्ज से r2 डिस्टेंस पे लाना चाहते हैं। तो यहां हम वर्क डन निकालना चाहते हैं कि वर्क डन कितना होगा। तो आपको पता है वर्क डन का एक सिंपल सा फॉर्मूला इंटीग्रेशन f.dr। डन। अच्छा देखिए, यहां जो फोर्स होगा कूलम्बिक फोर्स वो 1/r² में जाएगा, यस और नो, क्योंकि कूलम्बिक फोर्स होता है kq1q2/r²। डन। और फोर्स और सेम डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, इसलिए cos 0 जो होता है वो 1 के बराबर होगा। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि जो भी कंजर्वेटिव फोर्स है यानी कि जो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं वो 1/r² पे डिपेंड करता है। तो उसका इंटीग्रेशन सीखते हैं कि 1/r² का जो इंटीग्रेशन होता है ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। 1/r² का जो इंटीग्रेशन होता है वो -1/r होता है, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि r² को ऊपर ले जाइए r⁻², फिर पावर +1 से बढ़ा दीजिए, नीचे भी +1 से, तो आपके पास आंसर आएगा। तो डायरेक्ट याद रखिएगा 1/r² का जो इंटीग्रेशन होता है वो -1/r होता है। डन। फिर आप देखिए यहाँ पे ये कूलम्बिक फोर्स डाले dr, तो इसको kq1q2 इसको बाहर निकालिए, और 1/r² का जो इंटीग्रेशन होगा वो -1/r होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ गया kq1q2/r। डन। क्योंकि वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, वर्क डन होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और यहां से कैलकुलेट करिएगा 1/r² का, तो -1/r, तो माइनस इंटू माइनस, तो आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव। डन। तो डायरेक्ट याद रखिएगा आपके पास कि अगर दो चार्ज है एट अ डिस्टेंस r, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है kq1q2/r। यहाँ पे q1 और q2 जो है वो साइन के साथ पुट करेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी स्केलर होता है, यूनिट जूल होता है, और पोटेंशियल एनर्जी मे बी 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है एक रेफरेंस क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास 3 चार्ज है, मान लेते हैं आपके पास q1, q2 और q3 चार्ज है, तो आपको पेयर बनाना आना चाहिए। एक तो इसके बीच में पेयर बनेगा, एक इसके बीच में, और एक q1 और q3। तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि अगर आपके पास 3 चार्ज हैं तो 3 चार्ज में आपके पास 3 पेयर बनेगा, यस और नो। आइए उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास बोला है कि चार्ज q 2q और -q है, लेंथ आपको गिवन है। आपको बोला इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, तो आपको बताना है q/q का रेशियो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है kq1q2/r। पेयर बनाइए, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में,
तीनों को ऐड करके 0 के बराबर कर दीजिए। तो देखिए इसके बीच में डिस्टेंस नीचे आ रहा है, तो ये फॉर्मूला यूज करिएगा, पहले इसके बीच में, फिर इसके बीच में, फिर इसके बीच में, उसको इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। तो 0 करिएगा तो आपके पास रेशियो भी आ सकता है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि आपके पास 3 चार्ज हैं, डिस्टेंस आपको गिवन है और आपसे पूछा है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का 0 है तो आपको इसका रेशियो बताना है। तो करना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, के Q1 Q2 अपन आर। तो आप क्या करिए, यहाँ पेयर बनाइए, पहले इसके बीच में के Q1 Q2 अपन आर लगाइए, फिर इसके बीच में लेंथ देखिए, फिर इसके बीच में, तीनों को ऐड करके 0 के बराबर, तो आपके पास रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट जो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसमें क्या होता है, एक चार्ज को हम फिक्स रखते हैं, रेस्ट पे रखते हैं, और फिर क्या करते हैं, एक दूसरा चार्ज को v वेलोसिटी से थ्रो करते हैं। डन। अच्छा, जैसे जैसे ये चार्ज पास आता है तो ये चार्ज क्या करेगा, इस पे कूलम्बिक फोर्स लगाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में। चार्ज जा रहा है राइट डायरेक्शन में, यानी कि चार्ज जो है राइट डायरेक्शन में जाएगा तो सही, पर रिटार्डेशन होगा इसका, और रिटार्ड होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक डिस्टेंस ऐसा आएगा जहां पे इस चार्ज का मोमेंटरली ये चार्ज रेस्ट पे आएगा, और इस डिस्टेंस को बुलाएंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो आइए इस आर नॉट, जिसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बुला रहे हैं, इसको पता करते हैं। डन। अब आप देखिए, सिंस कूलम्बिक फोर्स यहां पे लगेगा, और कूलम्बिक फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो हम मैकेनिकल एनर्जी जो होता है यहां पे कंजर्व कर सकते हैं। डन। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू K2 प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये चार्ज रेस्ट पे है, ये चार्ज मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, इसका वेलोसिटी, इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इतना, और इसका हो जाएगा 0। डन। फिर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो अगर इसको रेफरेंस क्वांटिटी मानते हैं, रेफरेंस लेवल मानते हैं इसको, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा 0 होगा, क्योंकि ये रेफरेंस है और ये चार्ज इन्फानाइट पे हम कंसीडर करते हैं, और इन्फानाइट पे जो होता है पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये ऑलरेडी रेस्ट पे है, यहां पे आएगा ये रेस्ट पे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, पर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे के क्यू अपॉन आर नॉट, के क्यू अपॉन आर नॉट। फिर इसको अरेंज कर लीजिए, अरेंज कर लीजिएगा तो आपके पास जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो देखिए आ जाएगा के क्यू अपॉन हाफ mv²। और देखिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर है, और यही जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट वही कॉन्सेप्ट अगर हम अल्फा पार्टिकल के लिए अप्लाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक अल्फा पार्टिकल का जिसका चार्ज होता है +2e के बराबर, इसको क्या करते हैं, न्यूक्लियस किसी एटम पे थ्रो करते हैं। तो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है +ZE के बराबर, क्योंकि Z होगा न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर, राइट। तो अल्फा पार्टिकल को थ्रो करते हैं, इसको फिक्स्ड रखते हैं और इन्फानाइट से फेंक रहे हैं। तो यहां क्या लगाइएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, यस और नो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसका 0 होगा, इसका हाफ मास ऑफ अल्फा इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, क्योंकि ये इसको रेफरेंस मानते हैं, ये इन्फानाइट पे है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी रेस्ट पे है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे अल्फा पार्टिकल रेस्ट पे आएगा। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा के क्यू, इसका क्यू 2e, इसका क्यू ZE अपॉन आर नॉट। डन। इसको सॉल्व करिएगा तो आपके पास आर नॉट आ जाएगा के 2e, यानी कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हाफ मास ऑफ अल्फा इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहां से देखिए जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अल्फा। तो पावर देखिए, वेलोसिटी में स्क्वायर है, मास में सिंगल पावर है। तो यहीं से एक बार क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल का स्पीड डबल कर देते हैं, v से 2b कर दिए, तो बताइए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का क्या होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v²। तो आप क्या करिए, रेशियो लीजिए, v को v से 2b कर दीजिए, v से 2b कर दीजिएगा तो आपके पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट इसी में एक कंडीशन बनता है। पहले तो देखिए हम क्या करते थे, एक चार्ज को रेस्ट पे रखते थे, दूसरा चार्ज को थ्रो करते थे। अब हम क्या करते हैं, दोनों चार्ज जो है इट इज फ्री टू मूव। तो व्हाट इफ बोथ चार्जेस कैन मूव, तो इस पे हम बात करते हैं। डन। तो देखिए ये चार्ज जो है अभी रेस्ट पे है पर फ्री है, इसको फिक्स्ड नहीं किए, फ्री टू मूव है।
और इस चार्ज को हम थ्रो करते हैं v वेलोसिटी से। अब ध्यान से सुनिए, दोनों चार्ज का जो मास है वो सेम है, दोनों चार्ज का जो चार्ज डेंसिटी चार्ज है उसके ऊपर क्यू क्यू है। डन। अच्छा ध्यान से देखिए, जब हम इसको थ्रो करेंगे तो जैसे जैसे ये पास आएगा तो चार्ज के बीच में इंटरैक्शन होगा तो कूलम्बिक फोर्स आएगा तो इस चार्ज के ऊपर इसके कारण जो फोर्स आएगा वो इसको रिटार्ड करेगा, और इस चार्ज के कारण इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो इसको एक्सेलरेट करेगा। यानी ये चार्ज एक्सेलरेट होगा, ये चार्ज रिटार्ड होगा। डन। यानी कि ये चार्ज फाइनली एक जगह पे आकर के रुकेगा और ये चार्ज जो है वो एक्सेलरेट कर जाएगा। यस और नो? यानी कि यहां जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालेंगे वो सुनिए कैसे। यहां पे वही कॉन्सेप्ट है, कब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आएगा। देखिए ये चार्ज आगे आएगा v वेलोसिटी से, और ये चार्ज जो होगा धीरे धीरे इधर मूव करेगा। एक वक्त आएगा कि जब एक मोमेंट ऐसा आएगा जहां पे इस दोनों चार्ज का सेम वेलोसिटी होगा, क्योंकि अभी इस चार्ज का वेलोसिटी 0 था, इसका v था, पर जैसे जैसे ये आगे आएगा तो इसके ऊपर भी वेलोसिटी आएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इन दोनों चार्ज का जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा, और वही टाइम पे जिस टाइम पे वेलोसिटी दोनों का सेम होगा और उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बुलाएंगे। यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यही कॉन्सेप्ट है। यहां पे क्या होगा, वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस जहां पे दोनों चार्ज का वेलोसिटी सेम हो जाए इसको बुलाते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और यही सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा। डन। अच्छा ध्यान से सुनिए, यहां मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कूलम फोर्स लग रहा है विच इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, एंड वेयर देयर इज कंजर्वेटिव फोर्स मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कंजर्व्ड। यस। फिर यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है। डन। तो अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, फाइनल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, ये चार्ज रेस्ट पे है पर यही मूव कर रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m, इस चार्ज का वेलोसिटी ले लेते हैं हम v नॉट। डन। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम ये चार्ज भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, पर सेम वेलोसिटी से, क्योंकि हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात कर रहे हैं। तो दोनों का देखिए मास सेम है, वेलोसिटी सेम कर दिए हैं। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट था सिर्फ इसका। यस और नो? फिर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा, यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे जो वेलोसिटी आएगा, दोनों का सेम वेलोसिटी होगा, वो हो जाएगा v नॉट बाई 2, यानी कि इसके वेलोसिटी का आधा। डन। नेक्स्ट हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो जो चार्ज था सेकेंड जो फ्री टू मूव था पर रेस्ट पे था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ पहले वाले चार्ज का होगा, और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली 0 होगा, क्योंकि इनिशियली जो रेफरेंस लेते हैं चार्ज का जो फ्री टू मूव था, एक था इनफाइनाइट पे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिए, दोनों का मास और वेलोसिटी सेम हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे, देखिए। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा k QQ अपॉन r नॉट, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम था और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे दोनों का वेलोसिटी सेम था। डन। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होता है k Q1 Q2 अपॉन r, तो यहां से आप r नॉट इसको सॉल्व करके आ जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन 1/4 mv नॉट का स्क्वायर। अब देखिए अगर एक चार्ज रेस्ट पे उसको फिक्स रखते थे तो r नॉट आता था KQ अपॉन 1/2 mv स्क्वायर, पर दोनों चार्ज फ्री टू मूव है तब r नॉट आ रहा है KQ स्क्वायर 1/4 mv नॉट स्क्वायर। डन। अब देखिए बहुत देर बाद क्या होगा, ध्यान से सुनिए, बहुत देर बाद क्या होगा, जो ये सेकेंड चार्ज था, ये जो चार्ज था, ये चार्ज अब एक्सेलरेट करेगा इधर, और ये चार्ज जो होगा फाइनली इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डन। तो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि बहुत देर बाद जो होगा इस चार्ज का वेलोसिटी कितना होगा, तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि ये चार्ज जो होगा बहुत टाइम बाद फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा, और जो इसका इनिशियल वेलोसिटी था v नॉट, यही वेलोसिटी अब इस चार्ज के पास आ जाएगा। सो बहुत देर बाद फर्स्ट पार्टिकल विल स्टॉप एंड सेकेंड पार्टिकल विल मूव with the velocity same as the first particle। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है।